सभी को नमस्कार। करते हैं स्टार्ट कि क्या है योजना आयोग के बदले में बना नीति आयोग और क्यों अब राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी की प्रासंगिकता हो गई है खत्म। स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और पिछले वीडियो में जब हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी तो उसके बाद एक टॉपिक लाने का कहा था जिसको बोलते हैं नीति आयोग, कि क्यों नीति आयोग अब योजना आयोग के यहाँ पे आया और क्यों अब एनडीसी खत्म होने की कगार पर है। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है। मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। ये कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। चूंकि इसका शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश वाले वर्जन से बनाया है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत ज्यादा बार फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है। कब बना है? बना है 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर। कब? जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी? 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था। मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। आगे देखते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की घोषणा करने से क्या उद्देश्य है। मैं आपको इसकी संरचना बाद में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों एनडीसी की अब आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य क्या थे इस नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर रखने के? उद्देश्य ये थे, एक तो थिंक टैंक क्या करना था, भारत सरकार को डेवलप करना था। अर्थात थिंक टैंक का मतलब ये हुआ कि कुछ विचारकों की एक ऐसी टोली सरकार को डेवलप करनी थी जो सरकार के लिए नीति निर्माण के बारे में सोचे, पूरे देश की नीति निर्माण के बारे में सोचे। तो वह काम करने के लिए नीति आयोग को क्या किया गया? गठन किया गया। दूसरा, सतत विकास प्राप्त करना। सतत विकास मतलब लगातार विकास की उपलब्धियां हासिल करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। और यह विकास किस आधार पर होना चाहिए? सहकारी संघवाद द्वारा। सहकारी संघवाद के द्वारा। इस सहकारी संघवाद का क्या मतलब होता है? सहकारी बैंक हमने पढ़ी थी, मतलब कई लोगों के आपस में सहयोग करने से बनी बैंक। सहकारी संघवाद मतलब जिसमें राज्यों का अस्तित्व भी हो, ऐसा राज्य। और सहकारी मतलब राज्यों की सहायता से बना संघवाद, मतलब सहकारी संघवाद। इसका मतलब यह हुआ कि जो सतत विकास का लक्ष्य सरकार रख रही है उसमें उसे क्या चाहिए? राज्यों का भी क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। क्या ऐसा योजना आयोग में होता था? नहीं, क्योंकि योजना आयोग के सदस्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। परंतु नीति आयोग ने इसका उलट किया और नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और एलजी जो कि डिप्टी गवर्नर वहां पर हुआ करते हैं, उनको भी इसका क्या कर दिया? सदस्य बना दिया। यानी कि पहले जो केंद्र अकेली योजना बना के लागू कर रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे? राज्य और केंद्र मिलकर योजना बनाएंगे और मिलकर फिर उसका क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन या उसको लागू करेंगे। दूसरा क्या? राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय बढ़ाना। आप अलग ही देख रहे हैं कि पहले केवल योजना आयोग में कौन होता था? केंद्र के लोग होते थे, राज्य के लोग नहीं होते थे। राज्य के लोग एनडीसी में हुआ करते, राष्ट्रीय विकास परिषद में, जबकि योजना बन चुकी होती थी। अभी इन्होंने क्या उद्देश्य किया? नीति आयोग में यह चाहा कि राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय बढ़ा रहे, इसके लिए राज्य को भी योजना बनाने में क्या किया जाए? भूमिका दी जाए। और इसीलिए नीति आयोग का स्ट्रक्चर है या ढांचा है, उसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्या कर लिए गए? शामिल कर लिए गए। केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण। पहले पूरी योजना किसके पास केंद्रीकृत थी? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ही क्या करती थी? योजना बनाती थी। केंद्रीय सरकार ही उसको क्या करती थी? मुख्यमंत्रियों के सामने एनडीसी में उसका क्या करवाती थी? अप्रूवल करवा के और लागू कर देती थी। परंतु ऐसा संभव नहीं था कि किसी राज्य विशेष में लागू होने वाली योजना सभी राज्यों के ऊपर बराबर एक जैसी लागू हो जाए, या किसी राज्य विशेष के किसी एक जिले में लागू होने वाली योजना बचे वाले जिलों में भी वैसी लागू हो जाए और सभी गांव में वैसी लागू हो जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? राज्यों को भी योजना में भागीदार बनाया कि वो भी योजना को क्या करें? बनाने के लिए भागीदार बने। और जो केंद्र ने पूरी शक्ति अपने पास रखी थी उसको धीरे से क्या कर दी? राज्यों में विकेंद्रीकृत कर दी।
कि अपने स्टेट के लिए कोई अगर स्पेशल योजना बनाना है तो आप उसमें भागीदार बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने राज्य के लिए योजना बनाकर लेकर आए। तो ये एक और उद्देश्य इसका क्या था, केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण करना था। या ये कह सकते हैं कि जो टॉप टू बॉटम सोच थी, ऊपर से नीचे की तरफ भेजने वाली, उसको पलट के बॉटम टू टॉप वाली सोच करना था। कि पहले केंद्र बना देता था, सारी योजना नीचे की तरफ चली जाती, अब योजना नीचे से ही बन के आए, केंद्र केवल उसको क्या कर दे, अप्रूव कर दे और सब लोग उसका इंप्लीमेंटेशन करें। तो कहीं ना कहीं जो टॉप टू बॉटम योजना थी उसको बॉटम टू टॉप करने की प्लानिंग थी। अब हमको एक और चीज ये भी देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग। इससे पहले हम एक स्ट्रक्चर उधर देखते हैं कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है। तो नीति आयोग की संरचना में पहला एक तो अध्यक्ष होता है, जैसा कि योजना आयोग में हुआ करता था, ये सेम टू सेम। और योजना आयोग के और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही पदेन अध्यक्ष किसके होते हैं, योजना आयोग या नीति आयोग के। तो ये चीज तो सेम है। दूसरी, एक उपाध्यक्ष होगा, उसमें भी एक उपाध्यक्ष था, यहाँ भी एक उपाध्यक्ष है। यहाँ पर उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे ये आपका होमवर्क है, और अभी उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, जो मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। फिर यहाँ पर एक सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैं भी उसी पोस्ट पे हूँ, बस मेरी पोस्ट बहुत छोटी है, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पर नाम एक जैसा, सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत, सीनियर आईएएस होंगे। कौन है सीईओ, अमिताभ कांत। इसके अलावा योजना आयोग ने अब नीति आयोग से कैसे परिवर्तन आया, योजना आयोग में नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे, कुछ पदेन सदस्य भी होंगे, और एक गवर्नर काउंसिल होगी, एक गवर्निंग काउंसिल होगी, जो कि क्या करेगी, योजनाएं बनाएगी। क्या करेगी, योजनाएं बनाएगी। इस गवर्निंग काउंसिल की, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे, इस गवर्नर काउंसिल में प्रधानमंत्री तो होंगे, साथ में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, ऑल सीएम, भले ही वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश भी। और सारे क्या होंगे, एलजीस होंगे, जो डिप्टी गवर्नर या उप गवर्नर जो केंद्र शासित प्रदेश में रखे जाते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश यानी पांडिचेरी और दिल्ली जिनमें विधानसभा, उनके सीएम भी इस गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। मतलब जो नीति आयोग योजना बनाने वाला है वो सबका सहयोग लेकर सबके सामने बनाई जाएगी। और एक विशेष बात यह है कि इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य तात्पर्य है कि कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को सरकार इसका सदस्य बनाती है जो किसी क्षेत्र विशेष के एक्सपर्टीज होते हैं। एक्सपर्टीज से मतलब एक आध कोई कृषि विभाग का एक्सपर्टीज ले आए, कोई स्पेस का एक्सपर्टीज ले आए, कोई इंडस्ट्रीज का एक्सपर्टीज ले आए। इससे ये होगा कि जो भी योजनाएं बनने वाली हैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए, वो योजनाओं में उसका सहयोग क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष के बारे में जानता है और उस क्षेत्र के लिए अच्छी योजनाएं नीति आयोग बना पाएगा। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि अंतर क्या था योजना आयोग और नीति आयोग में। तो पहला अंतर था कि योजना आयोग में कोई सीएम नहीं था, यहाँ पर नीति आयोग में सारे सीएम है और सारे उप गवर्नर हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं थे। प्लानिंग कमीशन में टॉप टू बॉटम क्या थी, विचारधारा थी। इसमें क्या है, बॉटम टू टॉप विचारधारा है। वो क्या करता था, ऊपर से नीचे योजना का कार्यान्वयन करता था, ये क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ योजना बनाते हैं। दूसरा, राज्यों की भूमिका इसमें क्या कर दी गई, नीति आयोग में प्रबल कर दी गई कि कोई सारे सीएम्स इसमें क्या शामिल कर लिए गए, जबकि प्लानिंग कमीशन में ये नहीं था। तीसरा, वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं, नीति आयोग के पास कोई वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं दिया गया कि किसको कितना पैसा मिलेगा किस योजना में, ये नीति आयोग को नहीं दिया गया है। जबकि पिछली बार जो प्लानिंग कमीशन था उसमें वित्तीय आवंटन का कार्य किसको दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को। यानी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में दिए फाइनेंस कमीशन की शक्तियों का इनक्रोच करता था, अतिक्रमण करता था। इसलिए ये वाला भाग भी क्या हो गया, अपने आप खत्म हो गया। नीति आयोग को कोई वित्तीय आवंटन करने का अधिकार सरकार ने नहीं दिया है। और एनडीसी जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसके पास योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना या कोई योजना जाती थी और वहां से मंजूरी मिलती थी। नीति आयोग में अब इस मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को वह स्वयं ही क्या कर सकता है, मंजूर कर सकता है। इसीलिए जब से नीति आयोग बना है एनडीसी की कोई भी बैठक अभी तक नहीं हुई है। परंतु एक बात यह भी है कि इसके खत्म करने का, एनडीसी को खत्म करने का
विचार सरकार के मन में चल रहा है और संभवतः ये खत्म भी होगी, परंतु अभी खत्म करने के लिए कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। तो ये था आपका नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर, ये क्या स्ट्रक्चर है और क्या इसकी विशेषता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं जल्दी ही आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।